Hello and welcome back to your own channel Medico Swami. We are back again with another video of repertory. हाँ repertory के बहुत सारे videos और भी available है like most important questions of repertory या बहुत सारे topic related classification of repertory हुआ, computer repertory हुआ, card repertory हुआ, कंपैरिजन बिटवीन रिपर्टरीज हुआ, हाउ टू स्टडी रिपर्टरी, ऐसे और भी बहुत सारी वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है. आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं. साथ ही साथ में पीएम, सीएम, मटीरिया, ऑर्गेनॉन, इनके भी वीडियोस अवेलेबल है. ना कि सिर्फ फाइनल ईयर, लेकिन बीएचएमएस फर्स्ट ईयर, बीएचएमएस सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर का एक कंप्लीट कोर्स चैनल पर अवेलेबल है. आज है रिपर्टरी का सेशन 1, जिसमें हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, दैट इज रिपर्टराइजेशन, स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन, केस टेकिंग एंड केस प्रोसेसिंग. तो अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप बुक खोल करके बैठिए, तो आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा. मैं सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ, तो आप लोगों का फोकस थोड़ा सा उस और होना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अरे आपने ये तो बताया नहीं, ये तो बताया नहीं. तो रिपोर्टरी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि अभी फैब मार्च में एग्जामिनेशन होने वाली है तो हम लोग उस अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो मेरा थोड़ा सा कंसंट्रेशन वैसा रहेगा. जैसे ही आप लोग रिपर्टरी का बुक खोलते हैं, सबसे पहले आता है रिपर्टरी का डेफिनेशन. रिपर्टरी एक सिस्टमैटिकली और लॉजिकली अरेंज्ड इंडेक्स है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का, जिसमें इंफॉर्मेशन है जो कहाँ से लाई गई है, टॉक्सिकोलॉजी से, ड्रग प्रूविंग से और क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस से. तो अगर 2 नंबर में रिपर्टरी का डेफिनेशन आता है तो आपको ये लिखना है. नाउ अब क्वेश्चन आता है वेयर टू यूज़ द रिपर्टरी. रिपर्टरी को कहाँ कहाँ यूज़ करना है. क्रॉनिक केसेस में, मिसमैनेज केसेस में, केसेस जहाँ पर क्लियर पिक्चर नहीं मिल रहा है डिसीज़ का, सीक्वेंस ऑफ रेमेडीज़ क्या होनी चाहिए, कौन सी रेमेडीज़ के बाद कौन सी देनी है, ये फाइंड आउट करने के लिए, 2 सिमिलर सिमिलरली इंडिकेटेड रेमेडीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए, और भी बहुत सारी जगह जहाँ पर रिपर्टरी को यूज़ किया जा सकता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वेयर नॉट टू यूज़ द रिपर्टरी. रिपर्टरी को कहाँ यूज़ नहीं करना है. अगर आपके पास कोई एक्यूट केस आया है, उसमें आपको क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि हाँ ये मेडिसिन जाएगी, वहाँ पर आप लोगों को फालतू में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रिपर्टरी क्या है, सिर्फ एक इंडेक्स है. रिपर्टरी कभी भी आपको फाइनल मेडिसिन नहीं प्रोवाइड करती है. रिपर्टरी आपको एक 4-5 मेडिसिन बता देती है, उसके बाद सिलेक्ट आपको आपके नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका एंड ऑर्गेनॉन से ही सिलेक्ट करना है कि क्या फाइनल मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करनी है. तो केसेस वेयर देर आर क्लियर इंडिकेशन ऑफ द सिमिलम, देयर यू नॉट हैव टू यूज द रिपर्टरी. अब रिपर्टराइजेशन क्या है. रिपर्टराइजेशन मतलब लॉजिकल एलिमिनेशन ऑफ अपेरेंटली सिमिलर मेडिसिन. जैसे जैसे आपको सिमिलर मेडिसिन मिलती जा रही है आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, उनको आपको अलग से छांटते जाना है, दैट इज रिपर्टराइजेशन. अब अलग अलग लोगों की रिपर्टरी पर अलग अलग ऑब्जर्वेशंस चलती ही गई. अब आती है नीड फॉर रिपर्टरी. सॉरी, क्वेश्चन आता है 2 to 5 मार्क में, दैट इज व्हाट इज द नीड ऑफ रिपर्टरी. तो मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको पढ़ करके इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, मतलब लिखना मेरा इंग्लिश में ही है. जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका है वो एक वास्ट ओशन है, और हर एक सिम्टम के लिए हर एक मेडिसिन को याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. सबसे फर्स्ट फाइल थी डॉक्टर हैंडीमैन सर को ही पड़ी थी कि रिपर्टरी होना चाहिए, एक इंडेक्स होना चाहिए मटेरिया मेडिका के लिए, जिसको उन्होंने फिर नाम दे दिया रिपर्टरी. सबसे पहली जो रिपर्टरी थी वो हैंडीमैन सर ने बनाई थी, फ्रेगमेंटा डिविरिबस मेडिका मेंटोरम पॉजिटिवस. तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के कि मेडिसिन कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही थी, करती जा रही थी, तो इन्हीं सभी की वजह से एक इंडेक्सिंग की ज़रूरत थी, इसलिए रिपर्टरी हम लोगों के सामने आई. और अब तो इतनी सारी रिपर्टरीज है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी यूज़ करें कौन सी नहीं. और कुछ लोग तो बिना रिपर्टरी के ही एक साथ एक ही पन्ने पर 8-10 मेडिसिन छाप देते हैं कंटिन्यूसली फॉर 15 days. A big round of applause for those people. Now next question is यूज़ ऑफ रिपर्टरी, कि रिपर्टरी का क्या क्या यूज़ है. रिपर्टरी हम लोग यूज़ करते हैं सिंगल सिमिलर मेडिसिन को फाइंड करने में. रिपर्टरी हमें एक मेडिसिन नहीं बताता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, रिपर्टरी हमें एक बार में 5 से 6 मेडिसिन देता है, लेकिन हम लोगों को उसमें अपने नॉलेज से एक मेडिसिन सेलेक्ट करनी होती है. एज अ रेफरेंस बुक आप यूज़ कर सकते हो.
मटेरिया मेडिका को पढ़ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। जब कभी टाइम रहेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे रिपर्टरी से मटेरिया को पढ़ा जा सकता है। टू फाइंड आउट अ कंप्लीट सिम्टम, जब आपको नहीं मिल रहा हो या पेशेंट नहीं दे रहा हो। क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करने में रिपर्टरी हेल्प करता है। जैसे आपको अगर लग रहा है कि हाँ ये कैल्केरिया में भी जा रहा है, सल्फर में भी जा रहा है, लाइकोपोडियम में भी जा रहा है, तो आप पर्टिकुलर सिम्टम के लिए आपने रिपर्टरी खोला, उसके बाद आपने देख लिया क्या क्या मेडिसिन सारी है वहाँ पे। अगर वहाँ पर कैल्केरिया नहीं है तो कैल्केरिया कट हो गई, अब आपके पास सल्फर है, लाइकोपोडियम है, आप उन दोनों के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपका मटेरिया मेडिका का जो नॉलेज है वो रिफ्रेश करता है, कि आपको एक जगह पर मिल जाता है कि हाँ हेडेक किस में है, कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। सेकंड, प्रिस्क्रिप्शन के लिए हेल्पफुल होता है। ये एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। सिमिलर रूब्रिक में से आप लोग राइट रूब्रिक चूज कर सकते हैं। स्टडी ऑफ होम्योपैथी एंड रिलेशनशिप टू द मॉडर्न पैथोलॉजी, स्पीडी रिट्राइवल ऑफ द नोन फैक्ट्स और सिंथेसिस ऑफ न्यू रूब्रिक। अब रिपर्टरी का लिमिटेशन क्या है? देखो, सबसे पहले ही मैंने लाइन बोली थी कि रिपर्टरी बेसिकली एक इंडेक्स है, तो ज़्यादा इससे एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो हमें ही डिसअपॉइंटमेंट होगा। बहुत ज़्यादा हमें इससे मतलब उम्मीदें नहीं लगानी है। इट इज़ मीन्स टू एन एंड नेवर एन एंड इन इटसेल्फ। रिपर्टरी अलग अलग ऑथर्स के द्वारा अलग अलग लिखी गई है, अलग अलग फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है, अलग अलग प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन है हर किसी का। तो हर एक न्यू केस के लिए आपको एक न्यू रिपर्टरी की ज़रूरत पड़ेगी। बोगर सर कहते हैं कि एवरी रिपर्टरी इज़ यूजफुल, अनफॉर्चुनेटली नॉट वन इज़ कम्प्लीट। किसी में नोट्स नहीं है तो किसी में कोई सा रूब्रिक नहीं है, किसी में वो रूब्रिक जहाँ होना चाहिए उसके अलावा कहीं और ही है। नोट्स नहीं दिए हुए रिपर्टरी में। रिपर्टरी अगर आप लोग सोचो कि मैं क्लिनिक पर सिर्फ रिपर्टरी लेकर के बैठ जाऊँ मेरा काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक आपको मटेरिया मेडिका का नॉलेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिपर्टरी से आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये हो सकता है कि आपको रिपर्टरी का नॉलेज नहीं है लेकिन आपका मटेरिया अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसमें से रिपर्टरीज के नाम पढ़ने, आपको कौन सी रिपर्टरी कब आई थी। क्लासिफिकेशन ऑफ रिपर्टरी मैं यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, चार्ट वाइज है। वो अगर चार्ट आपने कर लिया तो बहुत अच्छे से आप लोगों का हो जाएगा। वो चार्ट कोई सी भी बुक में अवेलेबल नहीं है, दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मी ओनली। तो आप लोग वो जाकर के एक बार देख सकते हैं। और अगर 5 to 10 मार्क्स में आया और आप सिर्फ और सिर्फ वो चार्ट बना करके आते हैं तो आपका काम हो जाएगा। नाउ टेक्निक्स ऑफ रिपर्टराइजेशन। टेक्निक्स ऑफ रिपर्टराइजेशन में एक तो है ओल्ड मेथड कि आप रिपर्टराइज कैसे करते, तो जैसे नॉर्मली सारे होम्योपैथ्स करते हैं प्लेन पेपर शीट पर, वो करते हैं। अब मॉडर्न मेथड में क्या आता है, रिपर्टोरियल शीट्स आ गई हैं, कार्ड्स आ गए, कंप्यूटर आ गए, रिफरल बेस। तो ये सारी टेक्निक्स है कि कैसे कैसे हम लोग रिपर्टराइज कर सकते हैं। अब आता है प्रोसेस ऑफ रिपर्टराइजेशन। तो प्रोसेस में क्या करते हैं, या तो टोटल एडिशन या एलिमिनेशन। टोटल एडिशन में हम लोग सारी के सारे सिम्टम्स के सारी मेडिसिन ऐड करते जाते हैं, फिर लास्ट में देख लेते हैं किसके मार्क्स सबसे ज़्यादा है। और एलिमिनेटिंग प्रोसेस में हम लोग करते हैं सिर्फ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्राइवल या ग्रे सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के, वो हम लोग लेते हैं और उसके आगे मेडिसिन को हम लोग ऐड करते जाते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 1। आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। चैप्टर नंबर 2 है स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन। स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन मतलब रिपर्टराइजेशन में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले केस लेना है, केस को रिकॉर्ड करना है, उसे इंटरप्रीट करना है, सिम्टम्स को क्लासीफाई करना है, प्रॉब्लम क्या है वो देखना है, टोटलिटी बनाना है, रिपर्टोरियल रिजल्ट बनाना है और रिपर्टोरियल रिजल्ट बनाने के बाद प्रिस्क्रिप्शन करना है। इतना सब कुछ करने के बाद में आपके पास लास्ट में आपको प्रिस्क्राइब करना है सिंगल सिमिलर मेडिसिन। एज अ होम्योपैथ आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप BHMS करते हैं तो होम्योपैथिक करना है तो BHMS करो, अगर आपको एलोपैथी ही करना है तो DMLT BMLT कुछ भी करके आप लोग एलोपैथी एज अ, देखो वैसे भी ड्यूटी डॉक्टर होते हो, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी पोस्ट तो होती नहीं है एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में आप लोगों की, तो वही करके कर लो ना कि आप कंपाउंडर है, एज अ जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपकी इमेज तो वही होती है। एनीवेज शुरू करते हैं हम लोग केस टेकिंग के डेफिनेशन से। सबसे पहले देखेंगे केस क्या होता है। केस की काफ़ी सारी डेफिनेशन दे रही है, आप लोग कोई सी भी याद रख सकते हैं। सबसे ईजीएस्ट डेफिनेशन केस की है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स इज कॉल्ड एज केस।
सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग केस बोलते हैं। 2 मार्क में आता है। अब 5 मार्क में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ केस टेकिंग। केस टेकिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, या केस टेकिंग के क्या फ़ायदे हैं, या क्या ज़रूरत है केस टेकिंग की। तो पेशेंट को समझने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए, डिसीज़ को समझने के लिए, प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन जानने के लिए, केस को मैनेज करने के लिए, प्रॉब्लम को रियलाइज़ करने के लिए, प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरकरेंट और एक्यूट टोटलिटी से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए हमें केस टेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मास्टर ऑफ दिस शो क्या है, फिजिशियन है। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनॉन में आ ही जाएगी। अब आता है केस टेकिंग। केस टेकिंग इज अ यूनिक आर्ट ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट and the bystanders to define the patient as a person and diagnose the disease। ये डेफिनेशन आपको एज इट इज़ याद करनी है। अब हैनीमन सर ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे केस टेकिंग के लिए। सबसे पहले तो फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडाइज, जो फिजिशियन होना चाहिए वो अनप्रेजुडाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेशेंट आया खांस रहा है, आपने बोला अच्छा इसका ऐसा कफ है, ये तो इसमें लिखा हुआ है, इसको ये दे दो। नहीं, आप लोगों को पहले समझना है, क्योंकि कई बार क्या होता है होम्योपैथ के पास पेशेंट कई सारी मेडिसिन खाने के बाद आता है, तो हो सकता है उसको पहले कफ में एक्सपेक्टोरेशन हो, आपके पास जब आया तब नहीं हो। ये हो सकता है पहले वाइट एक्सपेक्टोरेशन आ रहा हो, अभी ग्रीन आ रहा हो। क्यों? क्योंकि उसने कई सारी मेडिकल से लेकर के दवाइयाँ खा ली होगी, बहुत सारे सिरप्स पी लिए होंगे, बहुत सारी चीज़ें वो कर करके आपके पास आ रहा होगा। इसलिए फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडाइज इज़ वेरी मच नेसेसरी। सेकेंड है साउंड सेंसेस। आपका आँख, नाक, कान सब कुछ खुला होना चाहिए। आपका देखना, सुनना, सूंघना, बोलना सब कुछ उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अटेंशन होना चाहिए ऑब्जर्विंग में। पिक्चर ऑफ डिसीज़ बनाने में एकदम आपको कंसंट्रेटेड वे में बनाना है। ये सारी चीज़ें हैनीमन सर ने बताई थी कि अगर आपको एक अच्छा फिजिशियन बनना है तो आपको क्या क्या करना होगा। तो ये सारा शॉर्ट में बता दिया मैंने आपको। 5 मार्क में ये मोस्टली क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है कैंसर के क्या क्या इंस्ट्रक्शंस थे केस टेकिंग के बारे में। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें पेशेंट से लेनी है वो पेशेंट के उसके ही शब्दों में होनी चाहिए। पेशेंट को हमें पहले ही समझा देना है कि आप थोड़ा सा धीरे बोलिए ताकि मैं लिख पाऊँ। बायस्टैंडर्स अगर बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं या बहुत ज़्यादा चिंतित है तो आपको कभी भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। इसलिए आपको अपना अटेंशन उस पर बनाए रखना है कि क्या जो बायस्टैंडर्स बोल रहे हैं सच में भी पेशेंट में उसमें उतना कुछ दिख रहा है। फिजिशियन को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है, लाइक पैथोलॉजी क्या हो सकती है, डायग्नोसिस क्या हुआ है, अगर कोई करवाया है तो प्रोग्नोसिस क्या हो सकता है डिसीज़ का, नॉलेज ऑफ मटीरिया मेडिका होना चाहिए। फिजिशियन को अपना एकदम माइंड बहुत ज़्यादा अटेंटिव रखना है और क्वेश्चंस उस टाइम फॉर्मुलेट कर लेना है कि मटीरिया मेडिका की कौन सी ग्रुप ऑफ मेडिसिन से पेशेंट दिख रहा है, तो उस टाइम पर हम लोग वो क्वेश्चन पूछ लें। ये सारे इंस्ट्रक्शंस थे कैंसर के द्वारा दिए गए। और भी बहुत सारे ऑथर्स आते गए, उन्होंने अपने अपने इंस्ट्रक्शंस देते गए, लेकिन हर किसी के पढ़ना और याद रखना मुमकिन नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग कैंसर और हैनीमन सर के मोस्टली कर लेते हैं। अब आता है केस टेकिंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस। देखो एक्यूट केस जो होते हैं उसमें ज़्यादा कुछ इतना लेना नहीं होता है, सिर्फ जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती है कहाँ क्या कैसे हो रही है, जो एक कंप्लीट सिम्टम होता है लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटी, कॉन्कोमिटेंट, उसमें हमें कंप्लीट करना होता है। और जनरल लेवल पर जो भी चेंजेस होते हैं जैसे चेंज इन एपिटाइट, थर्स्ट, बॉवेल मूवमेंट, ये सारी चीज़ें लेनी होती है। इरिटेबिलिटी, हंगर, पेन वगैरह ये सारा हमें पूछना होता है। मोस्टली हमें जो प्रॉब्लम आती है केस टेकिंग में वो आती है क्रॉनिक केसेस में, क्योंकि क्रॉनिक केसेस में पेशेंट को कई बार अपने सिम्टम्स याद नहीं रहते। वो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि क्यों क्रॉनिक केसेस में डिफ़िकल्टी होती है या डिफ़िकल्टीज इन टेकिंग द क्रॉनिक केस। एक्यूरेट टाइम ऑफ बिगनिंग पेशेंट को कभी नहीं पता होती है। क्यों? क्योंकि क्रॉनिक डिसीज़ हम उन लोग उन्हीं को बोलते हैं जो 1-2 साल से चली आ रही हो। इनिशियल सिम्टम्स याद नहीं रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो बड़े बड़े या ग्रेव चेंजेस है वही याद रहते हैं। पेशेंट को कई बार तो ये नहीं याद रहता कि शुरू कैसे हुई या क्या शुरुआत थी। उसके बाद जो पेशेंट आता है आपके पास, अभी मैंने कहा वो बहुत सारा पैलिएटिव और सप्रेसिव ट्रीटमेंट ऑलरेडी लेकर के आता है, ज़माने भर की चीज़ें आपके पास खा कर के आता है,
तो आपको वो आधी बातें तो सच बताता ही नहीं है, फिर आप 1-2 प्रिस्क्रिप्शन कर देते हो, फिर भी बोलते हैं अरे यार डॉक्टर साहब मुझे तो ठीक ही नहीं लग रहा है। तो ये बात उसे समझ ही नहीं आती कि मैं कितना कुछ खा चुका हूँ, तो मेरे अंदर कितनी सारी लेयर्स बन चुकी हैं, तो और मैं ना इनको डॉक्टर को पूरी तरीके से मैं दे रहा हूँ। हम लोग अगर पूछते भी आपने ये खाया, अरे नहीं। आपने ऐसा किया, अरे नहीं अपन तो करते ही नहीं, बहुत ज़्यादा अपन तो स्ट्रिक्ट लाइफ जीते। ऐसे ही पेशेंट आंसर देते। जब आप लोग प्रैक्टिस में उतरोगे तो आप लोग देखोगे कि पेशेंट कैसे कैसे आपको जवाब देते हैं। कुछ सिम्टम्स होते हैं जो उसके डेली लाइफ का पार्ट बन गए हैं, तो उसे लगता ही नहीं है कि वो डिसीज़ है। कॉन्कोमिटेंट सिम्टम, एक्सिलरी सिम्टम्स, ये कुछ उसको याद रहते ही नहीं है और वो बताता ही नहीं है पेशेंट को। उसके बाद में जो भी ऑल्टरनेटिंग सिम्टम्स होते हैं वो भी नहीं बताता है। कुछ सेंसेशंस इतने ज़्यादा उसके अपने हो जाते हैं कि उसे लगता ही नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज आती है केस चेकिंग में। अब लास्ट पार्ट है दैट इज़ केस प्रोसेसिंग। केस प्रोसेसिंग में इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है, बस ये सिम्टम्स वाला चार्ट एक बार कर लेना। और सिम्टोमेटोलॉजी जो हम लोग ऑर्गेनॉन में पढ़ते हैं वही है। सिम्टम्स चेंज नहीं हो जाएंगे कि ऑर्गेनॉन में सिम्टम्स कीनोट सिम्टम कुछ और है और रिपर्टरी में कुछ और है, नहीं, दोनों में सेम ही होते हैं। तो ये था पार्ट 1। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और ये बहुत ज़्यादा इजी पार्ट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी पार्ट में से पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो देखते हो तो लाइक कर देना। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, तो प्लीज़ डू दैट। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उन लोगों का भी भला हो जाए, क्योंकि अगर किसी का भी एक पेपर भी रुकता है तो 6 महीने एक बहुत लंबा समय होता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में किसी को ऐसे नहीं सर्व कर सकते हो तो किसी की सेवा ऐसे ही कर दो कि उसका थोड़ा सा भला हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और भी वीडियोस आती रहेगी। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट वाला सेक्शन जा कर के देख लेना, आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।